すごいです。時間は。रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर जी न्यूज की ये नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। तो एक तरफ रूस लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है, तबाही देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ महायुद्ध रोकने के लिए कूटनीति के रास्ते से पहल भी हो रही है। और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों को सीधी बातचीत का रास्ता भी सुझाया है। वैसे आप जानते ही हैं दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, बातचीत बेलारूस में हो रही है। तीसरी बार यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि युद्ध खत्म करने का रास्ता खोजने के लिए बैठने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमेशा शांति नीति की वकालत करने वाला भारत क्या इस बार भी दुनिया पर मंडरा रहे विश्व युद्ध के खतरे को टाल पाएगा? साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि कैसे प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने फिर से कहा कि वो झुकेंगे नहीं और पुतिन को कब्रिस्तान पहुंचाएंगे। उनकी इस बयानबाजी का मतलब क्या है, क्योंकि आप में से कई लोग ये स्टेटमेंट सुनकर हैरान हो रहे होंगे, और साथ ही किस तरह से शांति का रास्ता निकलेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेजर जनरल संजय मेस्टन, एक्चुअली हमारे साथ स्टूडियो में संजय स्क्वायर है, तो मुझे सीनियरिटी के हिसाब से अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं तो हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी है, हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन है, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह है, हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार हैं, और साथ ही हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश गोयल जी भी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। और मेरा पहला सवाल लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, जनरल कुलकर्णी आपसे है। ये जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट अभी हम प्रेसिडेंट जेलेंस्की का, हम झुकेंगे नहीं, उन्होंने कहा यूक्रेन झुकेगा नहीं और पुतिन को कब्रिस्तान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच जो इंडिया का रोल है उसे आप कैसे देखते हैं? मैं कहूँगा जिस प्रकार से मध्यस्थता की जा रही है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पुतिन जी से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जब तक संवाद नहीं होगा ये संग्राम कभी भी हल नहीं हो सकता है। संवाद के द्वारा ही संग्राम का हल देखा जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं ना, जौ जौ वो, जब तक बातचीत नहीं होगी लड़ाई बंद नहीं होगी, क्योंकि लड़ाई विकल्प नहीं है। और इस पर जिस प्रकार से अभी भी जेलेंस्की ने जो स्टैंड लिया है कि हम सीज़फायर के लिए मंजूर नहीं है, हमें सीज़फायर नहीं, जरूर ये बातचीत जो होती है बराबर की होनी चाहिए। और इसमें जेलेंस्की को लगता होगा कि शायद रूस का पलड़ा भारी है, इस वक्त रूस जो चाहेगा वो करने की कोशिश करेगा, जेलेंस्की इसको रेजिस्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पुतिन भी चाहते हैं कि लड़ाई समाप्त हो, लेकिन समाप्त हो तो उनके शर्तों पर हो, उनकी सुरक्षा की जो चिंताएं हैं उनको नज़रअंदाज ना किया जाए। उस बात को लेते हुए मुझे लगता है ज़रूर ये जो मध्यस्थता की जा रही है, अब हमारे बच्चे सेफ एंड साउंड वापस घर आ रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हमने यूक्रेन को भी धन्यवाद करना चाहिए और रूस को भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे जितने भी यूक्रेन में हैं, यूक्रेन के रास्ते से ही हमारे घर वापस आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें यूक्रेन का बहुत बड़ा हाथ है भारत के साथ, और ये साफ जाहिर करता है इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जो हैं जेलेंस्की से बात करें, प्रधानमंत्री जो हैं वो पुतिन से बात करें, इससे और ज्यादा क्या हो? आपने प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन की बातचीत का जिक्र यहाँ पर किया है। हम अपने दर्शकों को डिटेल्स भी दिखा रहे हैं कि एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो कॉल हुआ उसमें किन बातों पर सहमति बनी, और दूसरी तरफ अपने दर्शकों को यह भी दिखा रहे हैं कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ जो बात हुई है उसमें किस तरह से किन बातों को लेकर चर्चा हुई है। तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बातचीत हुई है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ है, वो करीब 50 मिनट
मिनट चला है। वहीं प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ बातचीत का जिक्र किया जाए और टाइम कितनी देर के लिए बात हुई है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 35 मिनट दोनों के बीच बातचीत हुई है। जब व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री की बात हुई है तो यूक्रेन में मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की से जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें लेकर चर्चा हुई है कि कैसे सेफली वहां से निकाला जा सकता है। रूस यूक्रेन वार्ता को लेकर जानकारी ली है व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बातचीत हुई है। इसके अलावा युद्ध से जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उन पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रेसिडेंट जेलेंस्की से चर्चा की गई है। और साथ ही भारत का स्टैंड क्लियर है कि रूस और यूक्रेन के बीच डायरेक्ट बातचीत होनी चाहिए। साथ ही जो सीज फायर के माध्यम से ह्यूमन कॉरिडोर की बात मान ली गई थी रशिया द्वारा, हालांकि यूक्रेन बार बार कह रहा है कि उसने वायलेट किया है, उस पर सराहना की गई प्रधानमंत्री द्वारा। और साथ ही ये कहा प्रेसिडेंट जेलेंस्की से कि दोनों देशों के बीच ये बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं विनाश विध्वंस की, किस तरह से रशियन स्ट्राइक्स जो हैं वो जारी हैं। यूक्रेन द्वारा तरह तरह के आरोप, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जेनोसाइड का आरोप, इंटरनेशनल कोर्ट में ये मामला है। तो बहुत सारे लेवल्स पर ये खबर है। इस खबर को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। जल्दी से एक कमेंट जनरल केजे सिंह आपका चाहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की व्लादिमीर पुतिन से बात, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात। यूक्रेन चाहता है भारत और प्रोएक्टिव रोल प्ले करे, भारत व्लादिमीर पुतिन को कन्विंस कर सकता है। भारत का जो स्टैंड है वो न्यूट्रलिटी वाला। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं? देखिए आदिति, शुरू से ही हमने बहुत सोच विचार कर एक ऐसी नीति निर्धारित की कि हमारे सामरिक जो इंटरेस्ट है उनका ख्याल रखा जाए और हमने एक ऐसी जगह बनाई इस बातचीत के माहौल में कि हमें न्यूट्रल की नज़र से देखा जाए। बहुत कम देश ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका के पीछे नहीं लग लिए, तो इस वजह से उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनका जो सामर्थ्य है बातचीत में कोई भी भूमिका अदा करने का, वो लगभग जीरो के समान है। लेकिन भारत ने अपना न्यूट्रल स्टांस बनाए रखा और हमारी सबसे बड़ी जो हमारा जो चैलेंज था उस टाइम पर वो ये था कि हमारे बच्चों को वहां से निकाला जाए। और इसमें बहुत सराहनीय काम किया गया और इसमें हमें यूक्रेन ने बहुत सहयोग दिया। रूस के साथ भी हमने सहयोग लेना है क्योंकि सूमी से और या खार्किव से जो भी निकलेंगे अभी बचे खुचे जो हैं, अगर उस तरफ है नॉर्थ की तरफ, तो उनको निकालने का अच्छा साधन रूस के थ्रू होगा। रूस इसके लिए सहमति भी दिखा रहा है। और ये जो कॉरिडोर की बात हो रही है, इसमें हमारे बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा रास्ता निकल कर आएगा। तो हमारे प्रधानमंत्री एक अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं। भारत एक अच्छा प्रयास कर रहा है और एक ही प्रयास से नहीं, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। और आखिरकार यही तो कहा जाता था कि जेलेंस्की जो है वो वेस्टर्न नेशंस के प्रभाव में आ गए हैं। तो अच्छा ये होगा कि दोनों नेता आमने सामने बैठकर बातचीत कर लें और उनके बीच में कोई सिर्फ उनको बातचीत की तरफ प्रेरित करने में भूमिका अदा की जाए और जो बातचीत है वो उनके इंटरेस्ट के ऊपर हो और वो एक दूसरे से सीधा करे। हालांकि मध्यस्थता इजराइल ने भी की, हम भी कर रहे हैं, फ्रांस भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, बहुत सारे देश इसमें मध्यस्थता में भूमिका अदा कर रहे हैं और भारत एक अच्छा सराहनीय एक भूमिका अदा कर रहा है जी। जल्दी से अपने दर्शकों को सुनवाते हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की कैसे अब भी उनके जो तेवर हैं वो आक्रामक हैं, वो बैक डाउन करने के मूड में नहीं हैं और वो ये कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन को वो कब्रिस्तान पहुंचाकर दम लेंगे। पहले आप ये उनका रिएक्शन सुनिए। Ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і нажимала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могили. Ми не пробачимо сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи.
І замість прощеного буде судний день. और इस वक्त बड़ी खबर, थोड़ी देर में रूस यूक्रेन के बीच जो बातचीत है वो शुरू होगी। थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स है, तीसरे दौर की बातचीत है रूस और यूक्रेन के बीच। क्या इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू निकलकर आ पाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान इस पर है। जल्दी से कमेंट जनरल मेस्टन आपका, क्या आज ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपके हिसाब से, या फिर बातचीत भी, और जैसा कि हमने पिछले 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स में देखा है, बातचीत भी और मिलिट्री वॉर भी? अदिति, क्विक जवाब यही है कि बड़ा अनलाइकली है। कारण यह है कि अभी आपने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट सुना, बहुत स्ट्रांग और स्टर्न स्टेटमेंट है। इसी प्रकार प्रेसिडेंट पुतिन के स्टेटमेंट्स भी बड़े स्ट्रांग हैं और बड़े स्टर्न हैं। तो दोनों का अनकम्प्रोमाइजिंग स्टांस दिख रहा है, और जब तक ये दोनों का अनकम्प्रोमाइजिंग स्टांस रहेगा, मेरे को लगता नहीं है ये बातचीत ज़्यादा सक्सेसफुल होएगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी दोनों को बोला है आप आपसी बातचीत करिए, लेकिन मेरे को लगता है अभी इट इज़ हाई टाइम कि काफ़ी देशों ने कोशिश की है, इंडिया ने किया है, टर्की ने किया है, शायद चाइना ने भी ऑफर किया है, लेकिन ये बातचीत मेरे ख्याल अभी यूनाइटेड नेशंस को बहुत बड़ा रोल लेना चाहिए। आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, वो ना बस वो सिक्योरिटी जनरल असेंबली बैठा के या सिक्योरिटी काउंसिल में कंडमनेशन कर रहा है एग्रेशन की, बट पीस के लिए क्या हरकत कर रहा है। और जनरल केजे सिंह भी यूनाइटेड नेशंस में रहे हैं, जनरल कुलकर्णी, मैं भी खुद रहा हूं। बट आर दे इवन रेलेवेंट? दैट्स अनदर क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस के लिहाज से अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस, आर दे इवन रेलेवेंट राइट नाउ? नो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दे हैव टू बी रेलेवेंट। लोगों को ये मतलब ये जो बड़े देश हैं इनको रेलेवेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पीस एनफोर्समेंट टाइप एक्शन जब तक नहीं होगा ये लड़ाई चलती रहेगी, दोनों तरफ कैजुअलिटीज होंगी, सिविलियन मरेंगे, और ये बिल्कुल बर्बादी होती रहेगी। एंड स्टेट निकलेगा क्या, सवाल ये उठता है, क्या ये लड़ाई से कुछ अचीव हो रहा है? नहीं। तो इसीलिए भारत ने जो चाहा है, हमारे 2 इमीडिएट कंसर्न थे। एक कंसर्न तो है कि स्टूडेंट्स की इवैक्यूएशन जो डिस्कस हो गया है, और दूसरा कंसर्न है ये युद्ध रुकना चाहिए, और उसकी तरफ सब देशों ने, और यूनाइटेड नेशंस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो इर्रेलेवेंट है आज की तारीख में, लेकिन कुछ तो किसी ने कुछ सोच के ये लड़ाई को खत्म कराना है, नहीं तो वेयर डज इट लीड टू? इट इज ओनली लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन एंड बैड फॉर दिस पूरे विश्व के लिए। तो इसीलिए मैं सोचता हूं कि इंपॉर्टेंट लीडर्स को शायद यूएन के पास जाके कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है। 2 लीडर्स जो इतने स्ट्रांग स्टांस ले रखे हैं, कैसे ये कॉम्प्रोमाइजिंग नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस है, तो क्या बातचीत में निकलेगा? सिर्फ इट इज सिंबॉलिक बातचीत हो रही है, मेरे को नहीं लगता कोई हेडवे होगा। जी, और कीव के मेयर का रूस पर गंभीर आरोप है। हम आपको बार बार बता रहे हैं यूक्रेन लगातार हमलावर है और कह रहा है कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप कीव के जो मेयर हैं वो लगा रहे हैं। बूखा, होस्टोमेल और इरपिन को बर्बाद कर रहा है रूस। इसके अलावा इरपिन से आपको याद होगा यूक्रेनियन मीडिया द्वारा इस तरह का दावा किया गया था, जब लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आरोप भी लगाया गया था। इस तरह के रिपोर्ट्स आए थे यूक्रेनियन मीडिया में। और अब कीव के मेयर जो हैं वो बड़े संगीन आरोप, वो एक तरीके से कहा जाए यही आरोप यूक्रेन लगातार लगा रहा है। और एक बार फिर से कीव के मेयर भी कह रहे हैं कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही कह रहे हैं कि कीव जो है अभी तक रशियन कब्जे से, रूस के कब्जे से बाहर है। और आप जानते हैं कैपिटल कीव को लेकर होनी है ये डिसाइसिव लड़ाई, जिसे लेकर दोनों ही पक्ष, दोनों ही देशों की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा आक्रामक रशियन स्ट्राइक्स लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच टर्की के जो विदेश मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट आया है। अर्दोआन की बात हुई थी व्लादिमीर पुतिन से, हमने आपको ये बताया था अब रूस यूक्रेन के विदेश मंत्री मिलेंगे। रूस यूक्रेन के विदेश मंत्री मिलेंगे। कब मिलेंगे? अब से 2 दिन बाद 10 मार्च को मिलेंगे। ये मुलाकात अहम होगी क्योंकि विदेश मंत्री मिलने वाले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है टर्की के विदेश मंत्री द्वारा। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ हैं। अशोक सज्जनहार जी, डिप्लोमेट्स हमेशा कहते हैं कि डिप्लोमेसी की हमेशा गुंजाइश होती है और वैसे भी वॉर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। तो ऐसे में रूस के विदेश मंत्री और यूक्रेन के विदेश मंत्री को लेकर जो बड़ा दावा टर्की के विदेश मंत्री द्वारा किया जा रहा है, इसे कैसे देखा जाए? शुड दिस बी सीन एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट? जी बिल्कुल, पॉजिटिव डेवलपमेंट के तरीके से देखना चाहिए। हालांकि अभी इसके
क्या डिटेल्स हैं, ये मेरे विचार से सामने आएंगे, उनको देखना पड़ेगा। परंतु पहले डेलीगेशन लेवल पर बातचीत हो रही है, उसके बाद अब विदेश मंत्रियों के स्तर पर बातचीत है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा इसमें अदिति। एक तो ये जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हमेशा से कह रहे हैं, जो वो डायरेक्ट टॉक्स चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ। आपको याद होगा उन्होंने कहा था मैं बातचीत करने के लिए, हम दोनों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, खाली मैं आपसे वो जो आपका 13 मीटर का लंबा टेबल है उसके इर्द गिर्द बैठकर मैं नहीं बात करना चाहता हूं, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। उन्होंने कुछ गुस्से में, कुछ मजाक में भी कहा था, जो मैं तो आपका नेबर हूं, आपका तो पड़ोसी हूं मैं, और मैं काटता नहीं हूं किसी को, तो इसीलिए आपको क्या डर है मेरे से बातचीत करने में। तो हमेशा से वो ये कहते रहे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जो हमको डायरेक्टली बात करनी चाहिए। दूसरी बात है जो वो हमेशा से कह रहे हैं, जो सीज फायर होना चाहिए, और सीज फायर की मांग भारत ने भी हमेशा, चाहे अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई हो राष्ट्रपति पुतिन से, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से, या फिर हमने अपने जो भी स्टेटमेंट्स दिए हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन जनरल असेंबली में, या यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, सब जगह अदिति हमने कहा है जो सीज फायर होना चाहिए, ये देयर शुड बी सेसेशन ऑफ वायलेंस, ये जो मार है, बमबारी है, इस सबको खत्म कर देना चाहिए, और वही प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है। देखिए, एक चीज मैं इसमें ये कहूंगा, जो राष्ट्रपति पुतिन जो समझ रहे थे, जो वो 1-2 दिन 4 दिन में उसके ऊपर, कीव के ऊपर कब्जा कर लेंगे या पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो वो उनको उसके में बहुत, उनकी समझ में ये बहुत धक्का लगा है मेरे विचार से। और फिर जितना ज्यादा जंग आगे चलेगी, उनका जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है, रिस्पेक्ट है, क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो सब कम होता जा रहा है। और उनकी जो आर्मी है उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, 12 दिन हो गए हैं, लोग सोच रहे थे 2 दिन 3 दिन में वो कीव के ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे। 12-13 दिन में, कुछ भी कारण हो जो वहां पर वो बॉकडाउन हो गए हैं, कुछ भी कारण हो, परंतु अभी तक एक शहर खिरसोन को वो ले पाए हैं, खार्किव पर वो नहीं बिल्कुल। और इसीलिए बहुत, और जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं सज्जनार जी, वो तस्वीरें विध्वंस की तस्वीरें हैं, विनाश की तस्वीरें हैं, और वो दोनों देशों को कहीं लेकर नहीं जा रही है। सबके बीच बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, रूस ने एक लिस्ट बनाई है। कैसे लिस्ट बनाई है? जो देश उसका साथ नहीं दे रहे हैं उन देशों की लिस्ट बनाई है। जाहिर तौर पर इस लिस्ट में अमेरिका का नाम है, ब्रिटेन का नाम है, जापान इसमें शामिल है, ईयू के देश इसमें शामिल होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही सख्त सैंक्शंस देखे हैं, इन कंट्रीज द्वारा पाबंदियां लगाई गई हैं। हालांकि कुछ कंट्रीज में सैंक्शंस कितने इफेक्टिव हैं और किस लेवल पर लगाया गया उसे लेकर सवाल उठे, खासतौर पर ब्रिटेन में इसे लेकर सीरियस क्वेश्चंस उठे हैं। लेकिन रूस ने लिस्ट बनाई है उन देशों की जो उसका साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ सुरेश गोयल जी भी हैं। सुरेश गोयल जी, इस तरह की लिस्ट बनाना, जो रूस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, साथ नहीं दे रहे, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत, करीब 50 मिनट तक बातचीत, ये अगर आज आपसे कमेंट मौजूदा हालात पर चाहें तो आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो रशिया जो लिस्ट बना रहा है कि कौन से मुल्क उसके साथ हैं और कौन से मुल्क उसके साथ नहीं हैं। मेरे ख्याल है कुछ मुल्क ऐसे भी वो लिस्ट बनाएगा जिनका उसको पता नहीं कि वो साथ में है या उसके खिलाफ है। बहरहाल इस लिस्ट को बनाने से एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि दुनिया में कितने देश और कौन कौन से देश उसके साथ है और कौन से देश उसके साथ नहीं है। तो एक तरह से बैलेंस क्लियर हो जाएगा। वो तो वैसे भी जब जनरल असेंबली में वोट हुआ तो वो पिक्चर तब भी क्लियर थी। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई खास मकसद सामने आ रहा हो। लेकिन जो आजकल की स्थिति है उसको देखते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि रशिया को ये पहले शायद उम्मीद होनी चाहिए थी और पता होना चाहिए था कि यूक्रेन जैसे देश में अगर आक्रमण करेंगे तो ये सीधा कोई वॉरफेयर ऐसा नहीं है कि खुले इलाके का प्लेन वॉरफेयर है, कन्वेंशनल वॉरफेयर है। यहाँ पर बीच में सिटी के अंदर भी जो वॉर होती है, सिटी वॉरफेयर, वो भी शामिल है। और सिटी वॉरफेयर में हमेशा जो आर्मीज हैं वो बॉकडाउन हो जाती हैं, लंबा चलता है। और खासतौर पर यूक्रेन के मामले में जहां पर जो सिविलियंस हैं अब उनके पास भी हथियार आ गए हैं, तो एक तरह से मिलिशिया क्रिएट हो गया है जो रशिया को टक्कर देगा। ऐसे हालात में युद्ध हमेशा काफी लंबा खिंचाता है और इस लंबे क्या कोई फेवर होता है
ना किसी का कोई गेन होता है। इन हालात में सही तो बात यही है कि रशिया को यूक्रेन से बात करनी चाहिए। बातचीत करने में इतना जरूर कहूंगा, और ये मेरी आखिरी एक रिकमेंडेशन है, कि बातचीत करने में खाली सीज फायर की बात अब नहीं होनी चाहिए। सीज फायर मेरे ख्याल में पुतिन को डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि उसके ज्यादातर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो यूक्रेन के ऑब्जेक्टिव्स है कि डिमिलिटराइज हो, उसकी जो सैन्य शक्ति खत्म हो जाए, काफी अचीव हो चुके हैं, वो डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन बातचीत में यूएस, यूरोप, यूक्रेन सभी होने चाहिए, और ये साफ होना चाहिए कि इस बातचीत में यूरोप का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, जिसमें सभी मुल्क एक तरह से उनकी सिक्योरिटी एश्योर्ड हो, तब ये बातचीत आगे बढ़ेगी, वरना कोई उम्मीद की बात नहीं है। ठीक, और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की द्वारा बयानबाजी की गई है और क्या बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई हैं। वो कह रहे हैं कि माफी की जगह न्याय का दिन आएगा, डे ऑफ जस्टिस की बात वो कर रहे हैं। वो रशिया को जिस तरीके से अपने आक्रामक तेवरों के साथ टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको लगातार अलग अलग सिटीज से, यूक्रेन के अलग अलग शहर जहां पर रशियन स्ट्राइक्स, किस तरह से उनके स्ट्राइक्स जारी है रशिया के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव जो कि यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, वहां पर किस तरह स्ट्राइक्स किए गए हैं। इसके अलावा लुहांस्क की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। तो आप एक बात को समझिए, अगर बात की जाए रशियन स्ट्रेटेजी की, तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया है, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है। कल आपको याद होगा, एयरपोर्ट उड़ाने के खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा था 8 मिसाइलें दागी गई और एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया गया था। उस लगातार मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयरपोर्ट्स, एयरबेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और यूक्रेन के आरोप माने तो रिहायशी बिल्डिंग्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। जनरल कुलकर्णी, आईसीजे की सुनवाई में रूस नहीं पहुंचा है, ये बड़ी खबर है। रूस का सुनवाई में शामिल होने से इंकार, इसी सिलसिले में रूस नहीं पहुंचा है। दरअसल आपको याद होगा, आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने पिछले हफ्ते, ये कहते हुए कि लगातार ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, जीनोसाइड हो रहा है, एंड दुनिया जो है उसे अकाउंटेबल ठहराना होगा रूस को। रूस इस सुनवाई में नहीं पहुंचा है। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जनरल कुलकर्णी, रूस का रुख साफ है। रूस, दुनिया कोशिश कर रही थी उसको आइसोलेट करने की, रूस में अब वो फीलिंग आ गई है कि अब मैं आइसोलेटेड हूं, मुझे लड़ाई अकेले लड़नी है। उसके गिनती के दोस्त हैं जिन पर वो भरोसा करता है, या ये कह लीजिए रिलायबल पार्टनर्स हैं। आईसीजे कोर्ट में भी नहीं पहुंचा है। अदिति, ऐसे है कि रूस शुरू से एक बात कह रहा है और काफ़ी देर तक उसके ऊपर यकीन भी हम कर सकते थे कि वो जो है रियासी इलाकों पर को बर्बाद नहीं करना चाहता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करना चाहता है, एयरपोर्ट्स, एयरफील्ड्स को बर्बाद करना चाहता है, और जिस प्रकार से उसने फ्यूल डम्प्स को भी बर्बाद किया है। तो ये तकरीबन वो मसले हैं जिसको वो सोचता है कि जो उसका मिलिट्री पोटेंशियल है उसको किस तरीके से बर्बाद किया जाए। उस तक तब तो ठीक रहा, पर लड़ाई है, बर्बादी तो होगी। अब किस प्रकार से बर्बादी होगी और किस प्रकार से बयानबाजी होगी, और ये बयानबाजी में फंस गए। और रूस को पूरे विश्व ने एक अलग थलग और प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है उसमें देखा जाए तो मुझे लगता है पश्चिमी देशों ने काफी हद तक एक तरीके से कामयाबी पा ली है कि रूस जो है आक्रामक है, रूस जो है ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, रूस जो है वो गलत काम कर रहा है। बार इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा है। अब कोलैटरल डैमेज तो होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से रूस ने खार्किव, किस प्रकार से खरसन के इलाकों को बर्बाद किया है, उसमें भी जरूर लगता है कि बर्बादी जरूर ली है। लेकिन आप देखिएगा खार्किव जो है 12वां दिन लड़ाई चल रही है, उसके बावजूद भी खार्किव गिरा नहीं है, नुकसान खार्किव को जरूर पहुंचा है। हमारे बच्चे सुमी में अभी तक अटके हुए थे, अब जब सीज फायर ह्यूमैनिटेरियन के तौर पर किया जा रहा है तब हमारे बच्चे सुमी से निकल रहे हैं। तो जरूर ये है, कोशिश रूस की रही है। रूस शुरू से कह रहा है कि वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना नहीं चाहता है। वो रूस को बता रहा है यूक्रेन को कि आप उनकी शर्तों को मान जाए। अब जब तक वो शर्तें मानता नहीं है, रूस भी नहीं मानेगा, क्योंकि रूस बार बार कहता है कि हमारी जो सुरक्षा की जो चिंताएं हैं आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आप हमारे दरवाजे पे खटखटाने आए हैं। और जो ज़ेलेंस्की है वो रूस का मानना है कि वो अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका के कंधे से गोली चला रहा है। अगर उसमें इतना दम होता तो अभी तक यूक्रेन गिर जाता।
यही एक कारण है अदिति। मुझे लगता है कि रूस को जो है लग रहा है कि अलग थलग हो रहा है, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसमें जाने से भी मना। भरोसा खो दिया है, भरोसा खोता जा रहा है, विश्वास नहीं है। इसी बीच जो बड़ी खबर है वो आपको बता रहे हैं। इमरान खान क्या कह रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन पर निशाना साध रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि ईयू ने यानी यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ वोटिंग करने के लिए कहा था। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं ईयू पर इमरान खान की ईयू ने रूस के खिलाफ वोट करने को कहा, यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ बयानबाजी के लिए भी कहा। ये बड़े आरोप हम आपको दिखा रहे हैं जो इमरान खान द्वारा लगाए जा रहे हैं। यूरोपीय राजदूतों ने भारत को भी चिट्ठी लिखी, ये दावा इमरान खान कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो इमरान खान चार बातें यहां पर कर रहे हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन पर निशाना साध रहे हैं, ये कहते हुए कि ईयू ने रूस के खिलाफ वोटिंग करने को कहा, यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ बयान देने को कहा, यूरोपीय राजदूतों ने भारत को भी चिट्ठी लिखी और साथ ही इमरान खान ये भी कहते हैं, जो तीनों बातें ये इमरान खान ने कही हैं, इमरान खान के हवाले से आपको बता रहे हैं, और साथ ही वो ये कहते हैं कि वो किसी के गुलाम नहीं है। सुनिए। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी, हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उन्होंने उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हां आपने हमारी मदद की थी, हमारी जंग में आपने हमें अप्रिशिएट किया? तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इमरान खान बहुत हमलावर हो रहे हैं यूरोपियन यूनियन को लेकर, लेकिन जनरल मेस्टन जब वो कह रहे थे हमने नेटो फोर्सेस का साथ दिया, तो तालिबान को लाने में भी तो किसी को क्रेडिट दिया जाता है ना, उसके पीछे भी किसी का हाथ था और वो सीधे तौर पर उंगली इमरान खान की तरफ उठी थी। तो ये पूरे इलाके को और इस रीजन को तो सर्वनाश किया है, सारा तो वही है। एनीवे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, पहली बात तो इसमें यह समझना चाहिए कि इमरान खान सडनली क्यों जंप कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता जब शुरू कर दिया इंडिया ने, तो इतने दिन से हमने तो अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया है और विश्व में सबसे पहल की है, तो अब उनको भी लगने लगा कि मैं भी कुछ हूँ। आज चाइना ने हमको कॉपी किया, उसके बाद अभी इमरान खान भी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस टाइम पे वो बोल रहे हैं कि इंडिया के वो लेटर्स लिखे गए हैं। ऐसे माहौल में कौन लेटर्स लिखेगा? वो तो बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं और वो अपनी जनता को खुश कर रहे हैं कि मैं भी कुछ हूँ। और मेरे ख्याल इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इनके ऊपर तो मेरे ख्याल हमको डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये डिफंक्ट स्टेट है एंड डिफंक्ट प्राइम मिनिस्टर है। इनका कोई कंपैरिजन नहीं है हिंदुस्तान के, और हमको इनके बारे में बातचीत भी मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए। अदिति, दिस इज माय व्यू। जी, तो इमरान खान यहाँ ये भी पूछ रहे हैं एक स्पष्टीकरण उनके एक स्टेटमेंट को लेकर। उन्होंने कहा कि यूरोपीय राजदूतों ने भारत को भी चिट्ठी लिखी थी क्या? तो दरअसल वो कह रहे पाकिस्तान पर तो दबाव बनाने की कोशिश की, भारत को भी क्या इसी तरह की चिट्ठी भेजी गई थी? भारत पर भी कोई दबाव बनाने की कोशिश यूरोपियन यूनियन द्वारा की गई थी? ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियॉन के से अनस मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं। अनस इस वक्त कीव में मौजूद है, जहां पर सबसे बड़ी बैटल की बात की जा रही है। अनस, सबसे पहले तो ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है?
देखिए आदित्य, ग्राउंड की सिचुएशन ऐसी है कि ये किसी गोस्ट टाउन से कम नहीं है। यहाँ पे हू का आलम है। मेरे अकब में देख सकते हैं सेंट माइकल्स कैथीड्रल और डोम है ये, और यहाँ पर ये एक टाइम पे खचाखच भरा होती थी ये जगह, लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर आपको ना बंदा ना बंदे की ज़ात दिखेगी। तो ये आपको वेरी वेल क्वेश्चन मनी एक स्टेटमेंट है कि हालात किस तरह से हैं। यहाँ पे जगह जगह आपको फौज दिखेगी, जगह जगह आपको ट्रेंचेस और जो सैंड बैग्स हैं वो आपको दिखेंगे। जगह जगह आपको रोक के पूछा जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके क्रेडेंशियल्स, एक्रेडिटेशन, आपका प्रेस कार्ड और आपका पासपोर्ट कहाँ है। फिर वो चेक करेंगे और उसके बाद ही वो आपको अलाउ करेंगे। शहर में 6 बजे के बाद जो है यहाँ पे कर्फ्यू जो है वो नाफिज कर दिया जाता है, और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है यहाँ पे कर्फ्यू की सूरत हाल रहती है। शहर में जो बाकायदा दुकानें हैं वो इस वक्त बंद हैं। आम तौर पर जो कैफ़ेज़ हैं वो भी आपको बंद नज़र आते हैं। सिर्फ ग्रोसरी की चंद एक दुकानें जो हैं वो आपको खुली नज़र आती हैं। आदित्य, अनस, अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, संवेदनशीलता, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी इन्वॉल्व ना हो, तो क्या आप आसपास की तस्वीरें, क्या आप अपना कैमरा पैन कर पाएंगे? आपके लिए भी अगर किसी तरह के इश्यूज ना हो तो अगर आप अपना कैमरा पैन कर पाएं, आप दिखा पाएं किस तरह के चेक पॉइंट्स या सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी इस वक्त ग्राउंड पर है? देखिए, चिंता का इशू है इस तरह से कि यहाँ पर इनके जो रूल्स हैं उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आप मिलिट्री की मूवमेंट्स को नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको कैमरा पैन करके यहाँ पर आसपास के जो हालात हैं वो ज़रूर दिखा सकता हूँ। और अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो ये बड़ा एक प्रोमिनेंट स्क्वायर है जहाँ पर आपको चंद एक आर्मी की लोगों की प्रेजेंस भी नज़र आएगी। ये एक बड़ा प्रोमिनेंट स्क्वायर है। इसको सेंट माइकल्स डोम कहते हैं। यहाँ पे बड़े 5 स्टार होटल्स भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही बड़ा तारीख़ी यहाँ पर सेंट सोफियाज़ कैथीड्रल जिसे हम कहते हैं, पुराने ज़माने का कदीमी तारीख़ उसकी अहमियत है का हामिल है सेंट सोफियाज़ कैथीड्रल। वो भी मेरे बिल्कुल सामने नज़र आता है, पाया जाता है। लेकिन इस जगह पर बाय एंड लार्ज जो कि ये सिटी सेंटर है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे एक वक्त में पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी। इस टाइम पे यहाँ पे हू का आलम का मंजर जो है वो पेश करता है। बसेस जो हैं वो यहाँ पे कुछ पार्क्ड हैं। चर्च की बल्स हमें कुछ थोड़ी देर बाद जो है चर्च की बल्स जो रिंग की जाती हैं उसकी हमें आवाज़ आती है। आर्मी जो है वो यहाँ पे सड़क पे पेट्रोल करती हुई नज़र आती है। जगह जगह पे आपको रोकते हैं। चंद एक लोग जो हैं वो आपको चहलकदमी करते हुए नज़र आते हैं और इसी तरह फिर वो अपनी मंजिल मकसूद की जानिब चले जाते हैं। अतिथि, बहुत बहुत शुक्रिया अनस इन तस्वीरों के लिए। प्लीज स्टे सेफ, टेक केयर। कीव से सीधे तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल, सहयोगी चैनल वियॉन से अनस मलिक। ग्राउंड पर क्या सेंस है, ग्राउंड पर किस तरह की तस्वीरें हैं, वो जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारी कोशिश है फैक्ट बेस्ड कवरेज जो है वो हम आप तक पहुंचाए। एक बार फिर से जरा वो स्टेटमेंट लेकर आए इमरान खान का, जिसमें वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है कि रशिया के खिलाफ बोला जाए। ये दबाव बनाया गया यूरोपियन यूनियन द्वारा। यूरोपियन यूनियन द्वारा ये कहा गया कि रशिया के खिलाफ वोट कीजिए। यूरोपियन यूनियन द्वारा ये दबाव बनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान रशिया के खिलाफ बयानबाजी करे। सवाल पूछा उन्होंने, क्या भारत को भी यूरोपियन यूनियन के राजदूतों द्वारा इसी तरह से चिट्ठियां लिखी गई? साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। और एक बार यहां पर जनरल कुलकर्णी आप भी मुस्कुरा रहे थे, ये स्टेटमेंट इमरान खान की, क्या भारत को आपने ऐसी चिट्ठी लिखी है, ये पूछ रहे हैं यूरोपियन राजदूतों से। और साथ ही कह रहे हैं किसी के गुलाम नहीं है। क्या करने की कोशिश है इमरान खान कर रहे हैं? आदित्य, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जबरदस्त प्रेशर है इमरान खान के ऊपर। वो बताना चाहते हैं कि हम ग्रे लिस्ट में इसलिए बने हैं क्योंकि हम यूरोपियन यूनियन का लाइन टो नहीं करते। वो खुद ही एक पाकिस्तान इज यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। पाकिस्तान इसको पूरा इस्तेमाल का है। पाकिस्तान ने ही इनका पैसा लिया है और अपने घर को संभाला है और यकीन किया है कि जितने भी तालिबान हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, ये सारे के सारे आतंकी संगठन किसने खड़े किए हैं? पाकिस्तान ने खड़े किए। पैसे कहाँ से लिए इन्होंने? अमेरिका से लिए, यूरोपियन यूनियन से पैसे लिए। और आज ये बात कर रहे इस तरीके से कि क्या बात जरूर उनकी सही है कि यूरोपियन यूनियन भारत को क्यों नहीं बोल रहा है? भारत एक राज्य ऐसा है, इस तरह की एक डेमोक्रेसी है, उसकी इज्जत है पूरे विश्व में। पाकिस्तानी जो लोग वहां पे थे या सूमी में थे, खैरे में, वहां से
तो कैसे आए? भारतीय झंडा दिखा करके वहां से आए। उनको मालूम है कि भारतीय झंडा, भारतीय निशान, भारतीय पासपोर्ट की क्या अहमियत है, वो जानना चाहते हैं। इसलिए वो जरूर एक तरीके से उनको लग रहा है, जैसे जनरल मेस्टर ने बोला, अलग थलग पड़ गए हैं, पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गए हैं। उनको लग रहा है कि बार बार वो उनको लगता है कि वो आतंक के सौदागर नहीं है, पर पाकिस्तान जो है वो आतंक का सौदागर है। और पाकिस्तान इस बात को बताना चाह रहा है विश्व को कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में दोबारा डाल रहा है, क्योंकि हम यूरोपियन यूनियन का लाइन तो नहीं करते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल केजे सिंह, अभी एक बार उनका स्टेटमेंट फिर से सुनवाते हैं। इमरान खान क्या कह रहे हैं, जरा वो स्टेटमेंट एक बार फिर से सुनवाएं। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी, हमने उनका साथ दिया। रियली जनरल केजे सिंह, रियली वॉर ऑन टेरर? अफगानिस्तान की क्या दुर्गति हुई? अफगानिस्तान में तालिबान को वापस कौन लेकर आया? व्हाट इज इमरान खान टॉकिंग अबाउट? देखिए आदित्य, ऐसा है, इसमें एक बहुत गंभीर पहलू है जो उभर कर आया है, जो हम कई बार भूल जाते हैं। पाकिस्तान ने अपना सर्वनाश एक ही वजह से खास तौर पे किया है। उनको एक बीमारी है जिसको बोलते हैं पैरिटी सिंड्रोम, भारत से किसी तरीके से बराबरी कर लो। अब क्या है कि अगर आप देखें बॉक्सिंग के मैदान में, लाइट वेट का बॉक्सर हैवी वेट के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता है। आज भारत की स्थिति पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत अलग है, बहुत भिन्न है। हमारी आर्थिक जो हालात हैं, जिस तरीके से हमारे को दूसरे देश देखते हैं, तो हम तो एक अलग लीग में हैं, हम तो सुपर लीग में जा रहे हैं, और वो तो रेलीगेट हो रहा है। उसको तो FATF रेलीगेट करके ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालने की ऊपर विचार कर रहा है। तो ये एक पाकिस्तान का जो अपने आप को बर्बाद करने का एक गलत तरीका है कि भारत के साथ पैरिटी ढूंढो। अरे अगर आपने भारत के साथ बराबरी करनी है तो भारत की डेमोक्रेसी से करो, आर्थिक प्रोग्रेस से करो। जिस तरीके से हमने अपने बच्चों को निकाला, आपके बच्चों को भी निकाल के ला रहे हैं। देखिए सूमी में जो कुछ बच्चे हैं वो पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, श्रीलंका के हैं, नाइजीरिया के हैं, वो भी भारतीय बच्चों के साथ आ रहे हैं। तो जिस तरीके से हम विकास के रास्ते पे जा रहे हैं, आप बिना किसी मतलब के हमारे साथ पैरिटी कर लेना चाहते हैं। तो ये तो एक बहुत मैं तो इसको, और देखिए वो किसको भाषण दे रहे हैं, वो अपने लोगों को उल्लू बना रहे हैं बिना किसी मतलब के। अच्छा ये होगा कि वो यथार्थ की स्थिति में लौटे, अपने देश की आर्थिक हालात पर गौर करें। चिंता का विषय बन चुका है, एक बास्केट केस है पाकिस्तान आज। और बेकार का ये लेक्चर देना कि हमने आतंकवाद के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो एक्चुअली इस पूरे आज भी वो कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। तो अगर आप में सच्ची में आप इस मामले पर संजीदा है, आप इस मामले के ऊपर कुछ करना चाहते हैं आदित्य, तो ये भाषणबाजी ना करें। आप जो बड़ी खबर आ रही है, जनरल केजे सिंह उठाए हैं, उन पर डिटेल में बात करना जरूरी है। लेकिन इस वक्त जो बड़ा स्टेटमेंट है वो ताइवान का स्टेटमेंट है, और वो ताइवान का स्टेटमेंट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ताइवान ने यूक्रेन की तारीफ की है, ताइवान यूक्रेन की तारीफ कर रहा है, कह रहा है यूक्रेन की दिलेरी पर ताइवान उनके साथ है। ये बड़ा स्टेटमेंट, और सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा है, ताइवान की यूक्रेन को 35 लाख डॉलर की जो मदद है वो भी दे रहा है। वो कह रहे हैं कि ये इशारा है कि ताइवान इस लड़ाई में यूक्रेन के साथ है। तो 35 लाख डॉलर की मदद, यूक्रेन की तारीफ, यूक्रेन की दिलेरी का हवाला, और फिर ये आर्थिक मदद। तो पूरी दुनिया इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से इस पूरी लड़ाई पर
अपने अपने कन्वीनियंस के मुताबिक, अपनी अपनी पोजीशन के मुताबिक स्टैंड ले रही है। कुछ कंट्रीज न्यूट्रल हैं, न्यूट्रलिटी पर हैं, कुछ कंट्रीज खुलकर साइड ले रही हैं। पाकिस्तान जैसे देश भी हैं जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी नेटो के साथ, कभी रशिया के साथ, कभी किसी और के साथ। तो हर तरह के देश इस वक्त आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी, एक बार फिर से मैं जो इमरान खान का स्टेटमेंट है उसी पर लौट रही हूं। कह रहे ईयू के राजदूत हम पर दबाव बना रहे हैं कि हम रशिया के खिलाफ बोलें। ये कितना मुमकिन है? जी, मेरे विचार से बिल्कुल मुमकिन नहीं है। देखिए, आपने जो जर्मनी के एम्बेसडर हैं यहाँ पर भारत में, उन्होंने कहा है जो भारत के पास बड़े अच्छे डिप्लोमैट्स हैं वो समझते हैं क्या करना चाहिए और वो जो कुछ ठीक है वो वैसा करेंगे। देखिए, एक जमाना हुआ करता था 20-25 साल पहले जिसको कहा जाता था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हाइफनेशन है। जो नेता भारत पाकिस्तान आता था उसको भारत आना लाजमी होता था, जो भारत आता था उसको पाकिस्तान जाना लाजमी। तो मतलब उसको बैलेंस करके बिल्कुल एक दूसरे जैसे देखते थे। वो अब जमाने चले गए हैं, बहुत दशक हो गए। आपको याद होगा जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए थे भारत में, 5 दिन रहे, 5 शहरों में गए और वापसी जाते हुए उन्होंने केवल पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर रुके 2 घंटे के लिए एक संबोधन दिया वहां की पाकिस्तान की जनता को और चले गए। तो देखिए, हाइफनेशन, ये जो कंपैरिजन है, इक्विवेलेंस है वगैरह वगैरह, ये सब खत्म हो गया है। अब अगर भारत की किसी से दुनिया में तुलना होती है तो वो चीन से तुलना होती है इन टर्म्स ऑफ जो भाई क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पूरी दुनिया की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हमको इसके बारे में पाकिस्तान के ऊपर तो अपना समय हमें व्यर्थ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जो कि पिछले 22 साल जब वो तालिबान की वो जंग वो कर रहा था, तो जिसे कहते हैं इट वाज हंटिंग विद द हाउंड एंड रनिंग विद द हेयर, मतलब खरगोश के साथ भाग रहा था और उसके साथ वो भी उसको चेज करने की भी कोशिश कर रहा था। देखिए, कोई नहीं भूला है जो ओसामा बिन लादेन 10 साल तक वहां पर एबोटाबाद में बैठा रहा और पाकिस्तान की कंटोनमेंट में बैठा रहा। तो ये मानना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है जो पाकिस्तान को इसके बारे में मालूम नहीं था। पाकिस्तान ने उसको शय दी है तो वो तो आतंक को शय देता रहा है। इसीलिए जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा है वो एफएटीएफ में है, तो इसीलिए कोई इसकी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एक कमेंट मैं कहूंगा, ये जो ताइवान का आपने जो दिखाया अदिति, उसमें मेरे ख्याल से उसमें किसी को अचंभा नहीं होना चाहिए। जब राष्ट्रपति पुतिन गए थे यहाँ पर बीजिंग ओलंपिक में 4 फरवरी को, तो उनका जो वक्तव्य आया था इनके साथ, शी जिनपिंग के साथ, उन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल चीन बिल्कुल ठीक है जो वो ताइवान के विरुद्ध जो कार्रवाई कर रहा है। तो इसीलिए अगर रूस की ये मानना है, रूस की ये पोजीशन है, ये पॉलिसी है, तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए जो ताइवान की सिंपैथीज कहां पर होंगी। और मेरे विचार से इससे पहले जो वीडियो था, एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो वीडियो हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ी वॉर, मिलिट्री वॉर हो रही है और यूक्रेनियन फोर्सेस का वो जो वीडियो है हम देख रहे हैं। लगातार वीडियो वॉर भी एक तरह की चल रही है। दोनों ही फोर्सेस, रशियन फोर्सेस और यूक्रेनियन फोर्सेस लगातार अपने वीडियोस जारी कर रहे हैं, एक दूसरे पर डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा यूक्रेनियन फोर्सेस का वीडियो था जिसमें किस तरह से उन्हें पोजीशन लेते हुए, और लगातार यूक्रेनियन फोर्सेस ये दावा भी करेंगे उन्होंने 11,000 रशियन सोल्जर्स जो हैं उन्हें मार दिया है। इन वीडियो से क्या कोई मैसेज जाता है विरोधी खेमे में? जरूर, मैं कहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स। बिल्कुल आदित्य जी, देखिए लड़ाई जो हो रही है अभी तीन एक तो मिलिट्री, एक साइकोलॉजिकल और साइबर से भी हमला किया जा रहा है उनके ऊपर। अभी आप देखेंगे किस प्रकार से वो कीव को बार बार दिखा रहे हैं, एंटी टैंक ऑब्स्टिकल देख रहे हैं। आपने किस तरीके से पिछले 12 दिनों में कीव की तैयारी की है और कीव को उन्होंने यकीन किया है कि कीव में किसी प्रकार से भी बख्तरबंद गाड़ियां आए, टैंक्स आए, जो मर्जी आए, अगर आते हैं तो जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा किया गया है कि हमने इनको जैवलिन मिसाइल दी हैं, हमने स्टिंगर मिसाइल दी हैं, उन्होंने खुद प्रोपेगेंडा में दिखाया आप लोगों को कि किस तरीके से उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल्स बनाए हैं, किस प्रकार से हथियार दिए गए हैं, किस प्रकार से बुलेट प्रूफ जैकेट दिए गए हैं। यानी
यानी कि एक तरीके से तैयारी दिखाई जा रही है कि यूक्रेन को आप स्पेंट फोर्स मत समझिएगा, आप ये मत समझिएगा कि यूक्रेन की जो हम सोच रहे थे कि यूक्रेन 100 घंटे में गिर जाएगा, आज 300 घंटे होने को आ रहे हैं लड़ाई के, अभी तक यूक्रेन गिरा नहीं है। तीसरी राउंड की बातचीत शुरू है। उम्मीद करते हैं कि जरूर यह है कि रूस को भी लगा होगा कि ये वही हाल हो रहा है जो उनके साथ क्रीमिया में हुआ और उससे पहले चेचेनिया में हुआ। चेचेनिया में भी उनको लगा था कि उनकी जो राजधानी है ग्रोजनी 2-2.5 घंटे में गिर जाएगी। 2 महीने लगे, 2 महीने उनकी राजधानी लेने में लगे। तो रूस को मालूम है कि इस तरह का नहीं हो सकता, पर लेकिन बात माननी पड़ेगी कि यूक्रेनियन ने जरूर एक तरीके से जज्बा दिखाया है, जोश दिखाया है, उधर के लोगों ने यकीन किया है कि रूसी लोगों को उस तरीके से केक वॉक ना मिले, इस तरह के लड़ाई करने के जज्बा जो है जरूर है। लेकिन यूक्रेन तो यूक्रेन है, उसको सिर्फ केवल सहानुभूति मिल रही है, उसको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जमीन पे कोई सैनिक नहीं मिल रहे एक महाशक्ति रूस के साथ लड़ने के लिए। जनरल मेस्टन, ये पोस्चरिंग है। देखिए ये वीडियोस हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे यूक्रेनियन फोर्सेस जो है इस तरह के वीडियोस, अपने कॉम्बैट ऑपरेशन से वीडियोस, या उन्होंने जो रशियन फाइटर जेट्स मार गिराए, हमने लगातार वो तस्वीरें देखी हैं। रशियन सोल्जर्स को अगर बंदी बना लिया तो वो वीडियोस भी हमने देखे हैं और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये रशिया की वॉर नहीं है, दरअसल ये पुतिन की वॉर है अगेंस्ट यूक्रेन। मैसेज क्या देना चाह रहा है यूक्रेन और क्या करना चाह रहा है एक्चुअली? अदिति, मैसेज बहुत क्लियर है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये जो लड़ाई है ये अभी प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में, टू पुट इट ब्लंटली, और ये है इच्छा शक्ति की लड़ाई, विल की लड़ाई है। और दोनों एक दूसरे को दबाव हर लिहाज से डालते जा रहे हैं और इरादा दोनों पार्टीज का ये है, दोनों नेशंस का, कि किसी की विल तोड़े, कौन पहले झुकेगा, जिसको बोलते हैं घुटने में लेके आना, ब्रिंगिंग टू हिज नीज। अब ये जो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं यूक्रेन द्वारा, इनका मकसद बहुत ही क्लियर है, रशिया पे प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि वहाँ के भी लोगों को दिखाएं कि भाई हमारी फौज बिल्कुल ताकतवर है, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, हमने एंटी टैंक ऑब्स्टिकल सिस्टम बहुत बढ़िया बना रखा है पूरे कीव को, और कीव की लड़ाई अगर आप लड़ेंगे तो आपको भी भारी तादाद में कैजुअल्टीज होंगी और ये लड़ाई आसान नहीं होगी। तो ये जो टॉक्स के लिए है, ये बार्गेनिंग टेबल के लिए, ये एक मैसेजिंग है इनके तरफ से रूस को भी, और रूस अपने मैसेज कर रहा है अपनी वीडियोस दिखा के कि वो सेना का मूवमेंट हो रहा है और हम आपको आइसोलेट करते जा रहे हैं। तो ये स्ट्रांग मैसेजिंग है दोनों तरफ से, और फाइनली ये बार्गेनिंग टेबल पे ही इश्यूज डिस्कस होंगे। सवाल ये उठता है कि कौन सी पार्टी कितना, कौन सी साइड कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और आज की तारीख में जो लग रहा है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन का बिल्कुल नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस है। तो ये पता नहीं किस तरफ जा रही है, इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा एक असेसमेंट है कि कीव की लड़ाई इतनी जल्दी नहीं शुरू होगी, अभी वेट एंड वॉच रहेगा, अभी सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स चलती रहेगी, क्योंकि रूस को भी मालूम है फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, अर्बन वॉरफेयर बहुत ही मुश्किलात लड़ाई है, डिफेंडर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, इनकी कैजुअल्टीज होंगी और इनके देश में तो छोड़िए, इनकी फौज भी आपस में फिर पूछेगी, एक मोरल इफेक्ट करता है कि हम ये लड़ाई लड़ के क्यों रहे हैं, अपने ही ब्रदर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि फौज में भी ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाए और एक आध जगह कुछ हो सकता है कि बगावत टाइप हो सकती है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन कुछ भी पॉसिबल है लड़ाई के मैदान। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को 6 कैमरास के माध्यम से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह लुहांस्क में आप देख रहे हैं धमाका, दूसरी तरफ वेनेत्सिया एयरपोर्ट पर किस तरह तबाही देखने को मिली, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। निकोलेव में, ये अलग अलग शहर यूक्रेन के, वहां किस तरह रशियन स्ट्राइक्स जारी हैं और तबाही, विध्वंस, विनाश की तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। अपनी स्क्रीन के एक तरफ आप खार्किव से जो तस्वीरें आई हैं वो लगातार देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप 3 शहरों की तस्वीरें अलग अलग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल केजे सिंह, आपसे मैं एक कॉमेंट चाह रही थी, क्योंकि ये लड़ाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स की लड़ाई है। मिलिटरीली रशिया की सुप्रीमेसी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, देयर इज जस्ट नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्या परसेप्शन की वॉर में यूक्रेन आगे है? आदित्य, यूक्रेन ने इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, बहुत बड़ी कामयाबी, और उसमें उन्होंने
रूस को एक तरह से अलग थलग कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन में। और जो देखिए, रूस ने शुरू किया था इस मैसेजिंग के साथ कि ये केवल एक स्पेशल ऑपरेशन है, लेकिन आज पूरा विश्व ये देख रहा है कि रूस तो एक बहुत गैर जिम्मेदारी से न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के पास लड़ाई कर रहा है, शहरों में लड़ाई कर रहा है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से शरणार्थी हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। तो यूक्रेन, और इसमें क्या है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति एक हीरो की तरह उभर कर आए हैं। जेलेंस्की, जिनको एक मस्खरा कहा जाता था, अब एक हीरो बन चुके हैं। उनको पूरे विश्व में लोग उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। कई देशों में लोग अपने राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि आप जेलेंस्की की तरह रहिए। तो अगर ऐसा है तो उन्होंने इस लड़ाई में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में खास तौर पे क्या किया जाता है कि उसको मैसेजिंग को एस्केलेट किया जाता है, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। तो एक बार उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाओ, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो तो जरूरी है। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें रूस को इस बात पे जरूर चिंता हो रही होगी कि रूस ने साइबर वॉरफेयर में कामयाबी की, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में रूस बहुत पीछे रह गया। और इसीलिए रूस बार बार कॉरिडोर्स की बात कर रहा है। और अभी कुछ लोग इसको सीजफायर कहते हैं, ये एक्चुअली में सीजफायर नहीं है। इसको हम ये कहें कि ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस है। आप ऑपरेशंस को कुछ देर के लिए स्थगित कर रही है, क्योंकि सीजफायर तो एक बहुत उसके रूल्स होते हैं, उसकी एक मियाद भी नहीं होती है, वो तो काफी लंबा चलने वाली प्रक्रिया है। तो मेरे विचार से इसको हमें सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का नाम देना चाहिए कि कुछ देर के लिए हमने ऑपरेशन को स्थगित कर दिया। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, सर माफी के साथ मैं आपको रोकूंगी, रूस का फ्रांस पर निशाना। रूस क्या कह रहा है? आपको ये समझना होगा, लगातार इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन के साथ बात कर रहे थे। फ्रांस अपने देश में राजनयिक मिशन की रक्षा करे, ये कह रहा है रूस। फ्रांस अपने देश में राजनयिक मिशन की रक्षा करे, रूस निशाना साध रहा है फ्रांस पर। आपको इसे ऐसे समझना होगा, इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, लगातार रूस के राष्ट्रपति के साथ वो संपर्क में रहे हैं। लास्ट उनका टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन याद कीजिए, हालांकि उसके बाद दोनों देशों के बीच जो कड़वाहट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन 90 मिनट तक व्लादिमीर पुतिन और इमैनुअल मैक्रों के बीच बातचीत हुई थी। उससे पहले याद कीजिए, जब ये सिचुएशन एस्केलेट होनी शुरू हुई थी, जब ये तनाव बढ़ना शुरू हुआ था, तो लगातार मध्यस्थता की कोशिश अगर कोई कर रहा था, एफर्ट्स कोई कर रहा था, तो इमैनुअल मैक्रों थे। और वो लगातार व्लादिमीर पुतिन के साथ संपर्क में रहे। और अब इस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि अपने देश में राजनयिक मिशन की रक्षा करे, ये रूस कह रहा है फ्रांस से। हमारे साथ सुरेश जी भी हैं। सुरेश जी, हमारे दर्शकों को आप समझा पाएंगे इस स्टेटमेंट के पीछे मंशा क्या है? देखिए, बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट लग रही है जब वो कह रहे हैं कि रूस फ्रांस में राजनयिक मिशन की सेफ्टी करें, उसको रक्षा करें। ये कौन से राजनयिक मिशन की बात कर रहे हैं? क्या रशिया बोल रहा है कि जो रशिया का वहां पर डिप्लोमेटिक मिशन है उसको सेव करें, उसकी सेफ्टी सिक्योर करें? अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो पहली बात यह है कि किसी भी मुल्क में, चाहे वो एनिमी कंट्री का डिप्लोमेटिक मिशन हो, उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत उसकी जिम्मेदारी बनती है। और कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा। आप जानती हैं कि हमारे यहाँ भी जो बाकी काफी सारे देश ऐसे हैं जिनके राजनयिक मिशन यहाँ पर हैं, उनके खिलाफ कभी कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं जी, उनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता हो। सुरेश तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, साथ रोकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रूस का बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन को हराकर ही हम दम लेंगे। ये कह रहा है रूस सेना नहीं हटाएगा। ये कह रहा है रूस की यूक्रेन से सेना नहीं हटाएगा। ये बड़ा स्टेटमेंट है, आपको याद दिलाते हुए कि थर्ड राउंड की बातचीत होनी है। यूक्रेन क्या कह रहा है? यूक्रेन कह रहा है इमीडिएट सीज फायर। यूक्रेन क्या कह रहा है? यूक्रेन कह रहा है रशियन फोर्सेस का विड्रॉल और नो फर्दर एडवांसमेंट। लेकिन रशिया क्या कह रहा है? रशिया कह रहा है यूक्रेन से सेना नहीं हटाएगा। रशिया यूक्रेन से सेना नहीं हटाएगा, यूक्रेन को हराने की बात की जा रही है। तो हम ये मल्टीपल लेवल्स पर इस पूरी वॉर को प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, एक तरफ बातचीत
टॉक्स, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की हम पीछे नहीं हटेंगे, कब्रिस्तान पहुंचाएंगे व्लादिमीर पुतिन को, और यहां पे रूस कह रहा है हम भी जब तक यूक्रेन को खत्म नहीं कर देंगे, हरा नहीं देंगे, हम भी दम नहीं लेंगे। अदिति जी, रूस की मंशा क्या है? रूस एंड स्टेट क्या चाहता है? रूस चाहता है कि किसी प्रकार से भी यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। फ्रांस एक फाउंडिंग मेंबर है नाटो का। क्या ये लड़ाई खत्म करने में मदद नहीं कर रहे? ये लड़ाई को और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको और कुछ ना कुछ जैवलिन मिसाइल दे रहे हैं, स्टिंगर मिसाइल दे रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट दे रहे हैं। ये तो ज़ेलेंस्की को इस्तेमाल कर रहे हैं और रूस से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो बात हो रही है कि लड़ाई खत्म की जाए, सीज फायर लाया जाए। सीज फायर थोड़ी ऐसे आता है अगर आप किसी को हथियार दे रहे कि जाके आप रूस से लड़े। जमीन के ऊपर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, कोई सैनिक नहीं दे रहा है, लेकिन भड़काने का काम सब कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में रूस क्या कहेगा? रूस की जब तक हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं, सुरक्षा की जो चिंताएं हैं अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो जो रूस है वो नहीं मानेगा, और रूस जो है अपने सैनिक नहीं हटाएगा। और रूस भी अपने, उसके पास भी दो ऑप्शंस हैं, क्या वो पूरे यूक्रेन को संभालेगा या फिर डिनाइपर नदी जो है उसके पूर्वी ओर रहेगा, क्योंकि उससे आप देखिएगा ऊपर से शुरू करेंगे, चेरनेव से लेकर के सुमी लेकर के अपना खार्किव को लेकर के डोनबास का रीजन आ गया, मारियोपोल आ गया, क्रीमिया आ गया, ओडिशा आ गया, और पूरा का पूरा जो डिनाइपर नदी है जिसमें जापोरिजो आ गया, चेरनोबिल आ गया, तो ये पावर प्लांट्स हैं उनके पास। तो चीन, रूस क्यों छोड़ेगा? रूस ने क्यों कब्जा किया है? रूस ने लड़ाई क्यों छेड़ी है? छेड़ी इसी मकसद से है कि किसी भी हालत से वो यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल कुलकर्णी, जनरल मेस्टन, जनरल केजे सिंह, अशोक सज्जनहार जी और सुरेश गोयल जी। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए और साथ ही आपके इतने वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए। आपने दर्शकों को सरल भाषा में बताया। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस कह रहा है कि यूक्रेन को हराकर ही दम लेगा, ये बड़ा स्टेटमेंट है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।